हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डीएसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो हमारी सीरीज थी जिसमें हम 20 क्वेश्चंस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। इससे पहले जो वीडियो थी उसके आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है डीएसएसबी पीवाईक्यू 2022 के नाम से, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर दैट आर इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि दृष्टि दोष के कारण कौन सा कारक प्रभावित होगा। डिफिकल्टी विथ विजुअल आउटपुट, बिल्कुल सही है, दृश्य आउटपुट में कठिनाई होगी। प्रॉब्लम इन यूटिलाइजिंग कंट्रोल दैट डिपेंड ऑन विजन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, दृष्टि पर निर्भर नियंत्रण का उपयोग करने में समस्या होगी। सफरिंग फ्रॉम स्पीच डिसऑर्डर, वाणी विकार से पीड़ित, यदि किसी की आंखें खराब है या देखने में समस्या आ रही है तो इससे वाणी का कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अ स्कूल अंडर द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक स्कूल के लिए मानदंडों और मानकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास, ये बात बिल्कुल ठीक, प्रत्येक कक्षा को शिक्षण और सीखने की सामग्री प्रदान की जाए। सेकंड है मिनिमम 50 आवर्स टीचिंग पर वीक इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स, ये गलत है, मिनिमम 50 नहीं है, मिनिमम 45 है, तो 45 आएगा यहाँ पर 50 की जगह। सेकंड गलत हो गया, तो ओनली 1 इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दे भी रखा है कि 45 आवर्स जो है वे जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पियाजे कंसीव द कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ स्टेजेस। पियाजे ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें स्टेजेस की एक श्रृंखला बनाई हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेज अप्रोक्सीमेशन एज इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेज अनुमानित आयु का जोड़ा सही है, मतलब कौन सी स्टेज कौन सी एज तक रहती है, इसका जोड़ा कौन सा वाला सही है ये हमें बताना है। सेंसरी मोटर 0 to 2 ईयर्स, जिसे हम संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं, 0 से 2 साल तक होती है, बिल्कुल सही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 12 से 15, तो ये गलत है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वह होती है आपकी 7 से 11। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये 2 से 7 नहीं होती, ये होती है आपकी 11-12 से लेके आपकी 14-15 तक, तो ये दोनों गलत हो गए, फर्स्ट ही सही है। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1 इज करेक्ट। तो ये पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल तक, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 तक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से ज़्यादा। 11 से ज़्यादा यानी ये 14-15 तक ही जाता है, क्योंकि इन्होंने 14-15 साल तक के बच्चों के ही संज्ञानात्मक विकास की बात करी है। किस स्टेज में क्या होता है वह सारा यहाँ पर दे रखा है, तो आप इसे यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड यूज्ड फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शनल मेथड है जिसका हम यूज करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। पहला है डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, और सेकंड है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि। देखिए 2 तरह की मेथड्स होती हैं, एक होती इंस्ट्रक्शनल मेथड और एक होती स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। इंस्ट्रक्शंस मेथड के अंदर आती है डिमोन्स्ट्रेशन मेथड जिसे प्रदर्शन विधि कहते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आगमनात्मक निगमनात्मक विधि, एंड लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड यानी कि आपकी व्याख्यान विधि। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में प्लेवे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड डिस्कवरी लर्निंग आती है। तो राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट जो पॉइंट है, पहला जो लिखा है डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये भी इंस्ट्रक्शन मेथड का पार्ट है, एंड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड भी इंस्ट्रक्शन मेथड का ही टाइप है, तो दोनों ही सही है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट ईयर इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारत में जो आंदोलन हुए थे तो किस ईयर में कौन सा आंदोलन हुआ था ये यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन है जिसे हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस हमारा आगे, हालांकि सीडीपी का क्वेश्चन नहीं है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन इसको जो 100 मार्क्स की सीडीपी है उसके अंदर दे रखा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम जानते हैं, ये नरसंहार हुआ था हमारा
19 में, एंड स्वदेशी मूवमेंट 1905 में ही हुआ था। सेकंड सही है, फर्स्ट वाला आपका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ एम्पावर्ड वुमेन? निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त महिलाओं का सूचक है? वुमेन एम्पावरमेंट का एक टॉपिक आपका NIOS में दे रखा है, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। अवेयरनेस अबाउट हर राइट, हाई सेल्फ स्टीम, उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता और अत्यंत आत्मसम्मान। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो उससे उसके अधिकारों के बारे में भी पता होना चाहिए और उसके पास एक हाई सेल्फ स्टीम होना चाहिए, यानी खुद के आत्मसम्मान के बारे में भी उसे सजग होना चाहिए। दोनों ही सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। ये मैंने मेरी जो NIOS बुक है वहाँ का एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ, इसे आप रीड कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है, वहाँ पे भी काम में आएंगी, तो मैं वहाँ पर इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 27, वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू, एक लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख विचारों में से किसके प्रति प्रतिबद्धता है? देखिए, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इक्वलिटी की भी बात करेगी एंड जस्टिस की भी बात करेगी, समानता और न्याय दोनों पर ही फोकस करेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा का मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है, ये बताना है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड सिक्योर फीलिंग इन द ग्रुप, बिल्कुल सही है। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो हम वहाँ व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर रखकर सभी को साथ में लेके चलते हैं। बस व्यक्तित्व विभिन्नताओं का इतना नियम होता है कि बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से हम हमारे स्कूल के एनवायरनमेंट में चेंज करते हैं, ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी वहाँ पे फ्रीली पढ़ सकें, अपने आप को सेफ फील कर सकें। सेकेंड, कॉन्फिडेंस इन द इंडिविजुअल एबिलिटी एमोंग द डाइवर्सिटी, ये भी ठीक है। विविधता के बीच व्यक्तिगत क्षमता पर भरोसा, जैसे एक व्यक्ति के अंदर क्या वो कहते हैं डाइवर्सिटी होती ही है, हम वहाँ पर यहाँ इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन सी व्यक्ति के अंदर कौन सी क्वालिटी है, किस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की एबिलिटी है। तो दोनों ही सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। क्वेश्चन नंबर 29, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन व्हाट इज कमिटेड कंप्लेंट्स? स्वनियमन के संदर्भ में प्रतिबद्ध अनुपालन क्या है? टर्म फॉर ओबीडियंस ऑफ पेरेंट्स, order only in a parental control, and term for wholehearted obedience of a parent's order without remainder or lapse। स्वनियमन के संदर्भ में प्रतिबद्ध अनुपालन क्या रहेगा? केवल माता पिता के नियंत्रण में माता पिता के आदेशों को पालन करने की अवधि, या फिर बिना किसी सेच या सूच के माता पिता के आदेशों का पूरे दिल से पालन करने की अवधि। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कि हम पूरे दिल से यानी कि पूरे मन से उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड टू इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न विदाउट कन्फर्मिंग देमसेल्व्स टू द टेक्स्ट बुक? छात्रों को स्वयं को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित किए बिना सिखाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाना चाहिए? यानी बुक तक ही लिमिटेड नहीं रखना है, हमें उसे किताब के बाहर भी लेकर जाना है। प्रोवाइडिंग न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, बिल्कुल ठीक बात है, ये हम कर सकते हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं देकर। विजिटिंग लोकल मार्केट एंड वर्क प्लेसेस, ये भी उसको किताबी दुनिया से बाहर लेकर जाएगा। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया लाइक टेलीविजन एंड रेडियो, इसके माध्यम से भी हम बच्चों को किताबों से बाहर की दुनिया से जोड़ सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इज यूज्ड टू रिप्लेस विच ओल्ड टर्म? संज्ञानात्मक विकलांगता का प्रयोग किस पुराने शब्द के स्थान पर किया जाता है? तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जो है इसका यूज किया जाता है मेंटल रिटार्डेशन की जगह पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 32 है, द प्रिंसिपल द फर्स्ट एजुकेशन शुड बी प्योरली नेगेटिव वाज गिवन बाय? पहली शिक्षा पूरी तरह से नकारात्मक होती, ये किसने दिया था? तो ये दिया गया था रूसो के द्वारा। अब ये क्या है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थ्योरी ऑफ नेगेटिव एजुकेशन, द ग्रेट टर्म नेगेटिव एजुकेशन इंडिकेटेड रूसोस हार्टेड फॉर द फॉर्मल हेट्रेड फॉर द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम प्रिविलिंग इन द सोसाइटी। सोसाइटी जो
फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के 4-5 पीरियड लगते हैं, एक किताब होती है, एक टीचर होता है, इस तरह से पढ़ रहे होते हैं, तो इसको उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन का नाम दिया। ही कंसिडर्ड इट अननेचुरल एंड अगेंस्ट द नेचर ऑफ द चाइल्ड। ये बच्चे की जो प्रकृति है, बच्चे की प्रकृति की ये विरुद्ध है। ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड इट एंड एडवोकेट टू रिप्लेस इट। वो इसको आलोचना करते थे इसके बारे में, क्या ये नहीं होना चाहिए, इसको बदल देना चाहिए। इतना फॉर्मल तरीके से अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो उसे सीखने में समस्याएं आएंगी, और यही कारण है कि बच्चे स्कूल जाने से मना करते हैं, या स्कूल के नाम से उनके अंदर एक डर सा लगता है, या स्कूल उन्हें बोरिंग सा लगता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन द इंटरवेंशन प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि हस्तक्षेप की प्रक्रिया में शामिल है? कंसल्टेशंस एंड पार्टनरशिप विद पेरेंट्स, इवेल्युएट द स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। माता पिता के साथ परामर्श और साझेदारी, छात्र के सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करें। ये दोनों ही इसके राइट आंसर रहेंगे। माता पिता का परामर्श भी लेना है और बच्चों के जो लर्निंग आउटकम है उसका इवेल्युएशन भी करना है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इंटरवेंशंस क्या होता है? इंटरवेंशंस इन एजुकेशन अलाउ टीचर्स एंड टीचिंग असिस्टेंट टू एड्रेस एनी गैप्स इन चाइल्ड्स प्रोग्रेस और अटेनमेंट। बच्चे की जो भी अंतराल आ रहा है बच्चे के सीखने में, उसको जानने की क्रिया को ही हम इंटरवेंशन कहते हैं, या हमें हेल्प करता है वो बच्चों के बीच के जो गैप है उनको समझने में। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच एजुकेशनल थिंकर हैज सेड द फॉलोइंग लाइन्स? I merely started with this one simple idea that education should never be disassociated from life. शिक्षा को व्यक्ति के जीवन से कभी भी अलग नहीं कर सकते। ये किसने कहा है? ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर हमें स्किप करना होता है, यदि पढ़ा हुआ आ जाए तो आपको टिक करना है, नहीं तो आपको इन्हें छोड़ना है। ये स्टेटमेंट रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। हालांकि एज इट इज़ नहीं है, मैंने इसको सर्च करा था तो इनका रविंद्रनाथ टैगोर का जो स्टेटमेंट था और ये जो स्टेटमेंट है दोनों का सेम ही मीनिंग है, वर्ड्स थोड़े से वहां पे अलग थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? शक्ति की प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? पावर ओवर के अर्थ बताया गया यहाँ पर, पावर टू का बताया गया एंड पावर विद इन का बताया गया। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब अजीब सा क्वेश्चन लग सकता है कि इनका मतलब क्या होता है, आप अपना दिमाग भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यदि आपने NIOS को रीड कर रखा है तो आपको पता होगा कि ये चीज़ क्या है और ये क्वेश्चन किस तरह से बनकर आया है। मैं आपको मेरी जो NIOS की बुक है उसके जहाँ पर स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं ये दिखा देता हूँ। ये हिंदी वाली बुक का एक पेज है, वहाँ से मैंने ये कैप्चर करा है, और ये जो उसका बुक का जो इंग्लिश एडिशन है वहाँ से निकाला है। देखिए पावर ओवर के अंदर क्या आता है, हियर द पावर इन्वॉल्व्स अ रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेशंस और सबऑर्डिनेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप। हम देख लेते हैं पावर ओवर में यही लिखा है क्या, इन्वॉल्व रिलेशनशिप टू डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप, यानी पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड है पावर टू के अंदर लिखा है इन्वॉल्व्स पीपल ऑर्गेनाइजिंग विथ अ कॉमन पर्पस टू अचीव कलेक्टिव गोल्स। देखते हैं पावर टू में क्या है, द पावर गिव्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पावर टू सोल्व प्रॉब्लम्स एंड कैन बी क्रिएटिव एंड एनेबलिंग, यानी वो कलेक्टिव गोल वाली लाइन इसमें तो लिखी ही नहीं है, तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट हो गया गलत। पावर विद इन क्या है, रेफर्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस एंड असर्टिवनेस। अब पावर विद इन को पढ़ लेते हैं, दिस रेफर्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस एंड असर्टिवनेस, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फर्स्ट सही है एंड थर्ड सही है। राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड सही है। पावर टू के अंदर क्या आता, पावर टू तो हमने पढ़ लिया था क्या था, तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं कॉमन पर्पस टू अचीव कलेक्टिव गोल्स, ये चीज़ किसके अंदर आती, ये चीज़ आती है आपकी पावर विद के अंदर। देखिए यहाँ पर दिख रहा है टू अचीव कलेक्टिव गोल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें NIOS के अंदर ही मिलेंगी, बाकी किसी बुक में हमें ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती। तो अगर आप चाहें तो आप NIOS बुक को परचेस कर सकते हैं। प्लेवे मेथड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन मेनी प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट दैट प्रिंसिपल? सीखने की खेल पद्धति कई सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा वह सिद्धांत नहीं है? देखिए प्लेवे मेथड के जो सिद्धांत है वो यहाँ पर दे रखे हैं, ये भी NIOS से ही आया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ अनफोल्डिंग इनेट
पोटेंशियल्स, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, और भी है प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हिंदी वाली बुक का स्क्रीनशॉट है, आप ये भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग नहीं आता, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी था बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम ये भी था, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ये भी था। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच का सिद्धांत खेल विधि के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, नोट पूछा गया था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये और प्रिंसिपल्स हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ इंडियन होम रूल लीग। निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन होम रूल लीग से जुड़ा हुआ है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है या पॉलिटी या हिस्ट्री के अंदर आएगा ये क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है तो ठीक है करते हैं इसे। बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर है। होम रूल लीग से बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रोसा पार्क्स। रोसा पार्क्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। रोसा पार्क्स को आप गूगल कर लेना, विकिपीडिया पे इनके बारे में सारी डिटेल्स दे रखी है। शी वाज ए श्रीलंकन वुमेन, ये श्रीलंकन वुमेन नहीं थी, अमेरिकन वुमेन थी। शी रिफ्यूज टू गिव अप हर बस सीट टू अ वाइल्ड मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। उन्होंने 1 दिसंबर 1955 को एक अस्थायी व्यक्ति को बस की सीट देने से इनकार कर दिया था, ये बिल्कुल ठीक है। हर रिफ्यूजल स्टार्टेड एंड एजिटेशंस विच लीड्स टू द सिविल राइट वुमेन, ये भी सही है। उनके इनकार से एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन को जन्म दिया। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है इनके बारे में, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वे रॉन्ग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओनली वन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, अ मल्टी लेवल सिचुएशन ड्यूरिंग टीचिंग अराइज इन। शिक्षण के दौरान बहुस्तरीय स्थिति में उत्पन्न होती है। मोनोग्रेड सिचुएशंस में उत्पन्न होती है, मल्टीग्रेड सिचुएशंस में उत्पन्न होती है। तो मल्टी लेवल जो सिचुएशन है वो दोनों में ही उत्पन्न होती है, मोनोग्रेड सिचुएशन में भी एंड मल्टीग्रेड सिचुएशन में भी। मोनोग्रेड की स्थिति में होता क्या है कि एक ही क्लास के बच्चे होते हैं लेकिन उनका मानसिक स्तर अलग अलग लेवल का होता है। और मल्टीग्रेड सिचुएशन में होता यह है कि एक ही मानसिक स्तर के अलग अलग कक्षा के बच्चे होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो हमने 3rd क्लास के टॉपर को उठा लिया, 4th क्लास के टॉपर को उठा लिया और 5th क्लास के टॉपर को उठा लिया, या फिर हमने टॉप 5 बच्चे इनके उठा लिए और इन लोगों का हमने एक ग्रुप बना दिया। फिर हमने एवरेज 5 बच्चों को उठाया, एक ग्रुप उनका बना दिया। फिर हमने जो बिलो द एवरेज 5 बच्चों को उठाया, उनका एक ग्रुप बना दिया। तो ये हो गई मल्टीग्रेड सिचुएशन। इसे भी हम मल्टीग्रेड सिचुएशन है और ये मल्टी लेवल के अंदर आएगी। और हम क्या कर रहे हैं, 5th क्लास के ही सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन सभी का मानसिक स्तर अलग अलग है, तो वहाँ पर भी मल्टी लेवल सिचुएशन हमारी बन जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। ठीक है। NIUS किसके बारे में कुछ इस तरह से दे रखा है। इन सम प्राइमरी स्कूल आर टीचर इज टीचिंग 2 और 3 क्लासेस एट अ टाइम। 2 या 2 से अधिक क्लासेस एक समय पढ़ा रहा होता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड मल्टीग्रेड सिचुएशंस। एंड इसके लिए जिस टीचिंग मेथड का वो यूज़ करेगा उसे हम कहते हैं मल्टीग्रेड टीचिंग। ठीक। और इनके बारे में जो डिफरेंस है ये पॉइंट ऐड हो गया है यहाँ पर। इनके बारे में जो डिफरेंस है वो शायद 12 से 18 पॉइंट, 10 से 12 पॉइंट के बीच के अंतर है। 10 से 12 पॉइंट है इनके डिफरेंस में इंक्लूड, तो वो बुक में ही है, वो इस स्लाइड में आ नहीं रहा था इसलिए मैंने उन्हें इंक्लूड नहीं कर रखा है। ठीक, ये हिंदी में दे रखा है इसी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40 है, A lesson planning should have which of the following characteristics। एक पाठ योजना में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ये बिल्कुल ठीक है, उद्देश्य आधारित होना चाहिए। इट मस्ट बी प्रैक्टिकल और कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन रियल सिचुएशंस, ये भी सही है। यह व्यवहारिक होना चाहिए तथा वास्तविक स्थिति या वास्तविक स्थितियों में लागू होना चाहिए। इट शुड बी ब्रीफ, कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिंपल, ये भी सही है। ये संक्षिप्त, व्यापक और सरल होना चाहिए। ये सारी लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। ये क्वेश्चन भी आपका सीधा सीधा NIUS से उठकर ही आया हुआ है, तो तीनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये थे हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। क्योंकि जॉब के साथ इतना ही टाइम मिल पाता है इसलिए इतने ही क्वेश्चंस प्रिपेयर हो पाते हैं। कोशिश करेंगे अगले वीडियोस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड NIUS ज़रूर रीड करिएगा, बिना NIUS के
आपको डिफ़िकल्टी होगी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को समझने में या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।